भारत की तटरेखा ये सिर्फ नक्शे पर खींची एक लकीर नहीं है, ये एक जीती जागती कहानी है। और इस कहानी के दो बिल्कुल अलग अलग हीरो हैं। तो चलिए आज भारत के इन दो अनोखे तटीय मैदानों की कहानी को जरा करीब से जानते हैं। तो देखिए, एक तरफ है अरब सागर की लहरों से टकराता थोड़ा कटाफटा सा और हमेशा एनर्जी से भरा हुआ पश्चिमी तट, और वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी के पास फैला हुआ एकदम शांत और उपजाऊ ये है हमारा पूर्वी तट। हैं तो दोनों भारत के ही हिस्से, पर दोनों का मिजाज, दोनों की पहचान एकदम अलग है। पर सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये मैदान जो आज इतने जरूरी हैं, ये आखिर बने कैसे? मतलब इनके बनने के पीछे की कहानी क्या है? तो यूं समझिए कि इसे बनाने वाले दो मेन आर्टिस्ट हैं। पहला, हमारी नदियां, जो हजारों लाखों सालों से पहाड़ों से अपने साथ उपजाऊ मिट्टी और गाद, मतलब एक तरह का सोना, लेकर आती रहीं और किनारों पर बिछाती गईं। और दूसरा आर्टिस्ट है खुद समंदर, जिसकी लहरों ने लगातार किनारों को काटा, छांटा, तराशा और इन मैदानों को वो शक्ल दी जो आज हम देखते हैं। तो ठीक है, अपनी यात्रा शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं पश्चिमी तट की तरफ। ये तट काफी संकरा है। ऐसा लगता है मानो पहाड़ और समुद्र के बीच बस एक पतली सी पट्टी हो। और इसकी जो कटी फटी बनावट है वही इसे कुदरती बंदरगाहों, मतलब नेचुरल हार्बर्स के लिए एक परफेक्ट जगह बनाती है। तो इस सफर में हमारा पहला स्टॉप है गुजरात का काठियावाड़ तट। ये कच्छ के रण के सफेद नमक से लेकर दमन की हरियाली तक फैला हुआ है। यहाँ कांडला जैसा एक बहुत बड़ा पोर्ट तो है ही, लेकिन एक जगह है जो इसे वर्ल्ड मैप पर एक अलग ही पहचान देती है, और वो है अलंग। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। इसे एक बड़ा ही अनोखा नाम दिया गया है, जहाज़ों का कब्रिस्तान। ये वो जगह है जहां दुनिया भर के बड़े बड़े विशालकाय जहाज अपना आखिरी सफर तय करने के लिए आते हैं। चलिए अब यहां से थोड़ा और साउथ की तरफ चलते हैं। हम पहुंचते हैं दमन से गोवा तक फैले कोंकण तट पर। और ये इलाका, ये भारत की इकोनॉमिक लाइफलाइन है, हमारी आर्थिक धड़कन है। लगभग 550 किलोमीटर लंबा ये तट भारत के कुछ सबसे बिजी पोर्ट्स का घर है। मुंबई, मार्मागांव, नाभाशेवा, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये भारत के व्यापार के वो गेटवे हैं जो पूरी दुनिया के लिए खुलते हैं। गोवा से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक का कन्नड़ तट शुरू हो जाता है, और ये पश्चिमी तट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्सा है। इसकी खासियत क्या है? इसकी चौड़ाई, या कह सकते हैं कि इसकी चौड़ाई का ना होना। ये भारत का सबसे संकरा, सबसे नैरो कोस्टल प्लेन है। कहीं कहीं तो ये सिर्फ 8 किलोमीटर चौड़ा है, सोचिए। लेकिन जमीन के इस पतले से टुकड़े पर कॉफी, काजू और मसालों जैसी कीमती फसलें लहलहाती हैं। अब हमारी पश्चिमी यात्रा का आखिरी पड़ाव आता है, केरल का बेहद खूबसूरत मालाबार तट। ये मंगलोर से लेकर भारत के सबसे दक्षिणी सिरे कन्याकुमारी तक फैला है, और सच में ये अपनी एक अलग ही दुनिया है। मालाबार की असली पहचान और आत्मा बसती है इसके कयाल में। अब ये कयाल क्या है? ये शांत पानी के रास्ते हैं। आप इन्हें ऐसी झीलें समझ सकते हैं जो समुद्र के बिल्कुल पैरेलल चलती हैं। इन्हें बैकवाटर्स भी कहा जाता है, और ये यहाँ की जिंदगी और कल्चर का एक अटूट हिस्सा है। इन्हीं खूबसूरत ख्यालों के शांत पानी में नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस का वो जोश और जुनून देखने को मिलता है। लेकिन इस खूबसूरती के नीचे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक पावर भी छिपी है। यहाँ की रेत में मिलता है मोनाजाइट, जो भविष्य के ईंधन थोरियम का एक बहुत बड़ा खजाना है। तो चलिए अब कहानी का रुख मोड़ते हैं और चलते हैं पूर्वी तट की तरफ। और ये पश्चिमी तट से एकदम उल्टा है। ये चौड़ा है, खुला खुला है, और यहाँ महानदी, गोदावरी जैसी बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में मिलने से पहले विशाल डेल्टा बनाती हैं। और इन्हीं डेल्टा की वजह से ये इलाका बेहद उपजाऊ है। तो हमारे पूर्वी सफर की शुरुआत होती है उत्तर में ओडिशा के उत्कल तट से। ये महानदी और सुवर्ण रेखा जैसी नदियों का घर है, और यहीं पर है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का लेक। लेकिन इस तट की पहचान सिर्फ इसकी नेचुरल ब्यूटी से नहीं है, बल्कि इसका स्ट्रैटेजिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। इसी तट पर मौजूद है अब्दुल कलाम आइलैंड। ये जगह भारत की डिफेंस तैयारियों का एक बहुत ही अहम सेंटर है, जहां से डीआरडीओ देश की मिसाइल पावर को टेस्ट करता है। आप कह सकते हैं कि यह प्रकृति और टेक्नोलॉजी का एक अनोखा संगम है। उत्कल से थोड़ा और दक्षिण की तरफ बढ़ें तो आंध्र प्रदेश का तट शुरू हो जाता है, जिसे उत्तरी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इस मैदान को जिंदगी देती हैं दक्षिण भारत की दो विशाल नदियां, गोदावरी और कृष्णा।
और देखिए, जैसे उत्कल तट देश की रक्षा शक्ति का प्रतीक है, ठीक वैसे ही ये तट भारत की स्पेस एम्बिशंस का गवाह है। नहीं, पुलिकट झील के बीच में है श्रीहरिकोटा आइलैंड, इसरो का लॉन्च पैड। ये भारत का गेटवे टू स्पेस है, वो जगह जहां से हमारे सपने सैटेलाइट बनकर आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। और हमारी इस पूर्वी यात्रा का अंत होता है तमिलनाडु के चौड़े और धान के खेतों से भरे पूरे कोरोमंडल तट पर। तो इस पूरे सफर के बाद तस्वीर अब एकदम साफ हो जाती है ना? एक तरफ संकरा कटाफटा नेचुरल हार्बर से भरा हुआ पश्चिमी तट और दूसरी तरफ चौड़ा बड़े बड़े उपजाऊ डेल्टा वाला और कम नेचुरल हार्बर्स वाला पूर्वी तट। मतलब दो तट और दो बिल्कुल अलग अलग पर्सनालिटी। तो ये तटीय मैदान सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, ये भारत की लाइफलाइंस हैं। ये ट्रेड के लिए हाईवे हैं, खेती के लिए अन्न के भंडार हैं, कीमती खनिजों के खजाने हैं और देश की रक्षा और भविष्य की टेक्नोलॉजी के लॉन्च पैड भी। इनकी अहमियत को हम कम आंक ही नहीं सकते। और यही सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। आज क्लाइमेट चेंज के इस दौर में जब समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, तब भारत अपने इन कीमती इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक लाइफलाइंस को बचाने के लिए आगे क्या करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे देश का भविष्य तय करेगा।